दीदी के पास विकास की बातें नहीं हैं, मोदी के पास भी विकास की बातें नहीं हैं। दोनों तरफ से अगर आप देखेंगे तो पूरा जो चुनाव हो वो कम्युनल है। अगर आप शुभेंदु अधिकारी का जो बातचीत है न्यूज़ चैनलों से वो सुनेंगे तो उसमें वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि ममता दीदी को सही से चंडी पाठ करना नहीं आता है, लेकिन कलमा सही पढ़ लेती हैं। ओवैसी की जो छवि है या जो बनाई गई है वो बंगाल में काम नहीं कर रही है। जब नमस्कार, मैं विष्णु नारायण बंगाल की खाड़ी से, बंगाल के दीघा में हैं इस समय हम, और बिल्कुल समंदर के किनारे। बंगाल में आपको समंदर भी देखने को मिलता है, हुगली, और इस बीच तो चुनावी संग्राम ही देखने को सुनने को मिल रहा है। नंदीग्राम में प्रचार थम गया है। हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए आदर्श, और आदर्श लगातार इस बीच बंगाल घूम रहे हैं, बंगाल के चुनाव को नज़दीक से देख रहे हैं। तो आदर्श से बात करके ये समझने की हम कोशिश कर रहे हैं कि इस बार क्या होता दिखाई पड़ रहा है बंगाल में। इस बार मैं ये नहीं कहूँगा कि बदलाव होता दिखाई पड़ रहा है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बदलाव की सुगबुगाहट बहुत हद तक है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप भी, हम भी अलग अलग राज्यों में चुनाव कवर करते हैं, देखते हैं, घूमते हैं। एंटी इनकम्बेंसी बहुत कॉमन शब्द है जिसको मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन आप सोचिए कि 10 साल का शासन रहा है ममता बनर्जी का, और जिस नरेटिव को लेकर मोदी या बीजेपी के तमाम नेता आए थे वो ये था कि केंद्र की बहुत सारी योजनाएं हैं जो बहुत अच्छे स्तर पर काम कर रही हैं, ऐसा उनका दावा था। दूसरे राज्यों में अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं और वो योजनाएं बंगाल में नहीं आ रही हैं। एक नरेटिव पहला ये था। दूसरा ये था कि बीजेपी जैसे में किसान सम्मान निधि हो गई, पीएम आवास योजना हो गई, कुछ जो सेल्फ हेल्प ग्रुप को मदद करने वाली हो गई, मिनी स्केल इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने वाली बात हो गई। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसको इन लोगों ने अच्छे से प्रमोट किया कि ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिससे लोगों को फ़ायदा हो सकता है, लेकिन वो बंगाल में वेस्ट बंगाल की सरकार मदद नहीं कर रही है, इस वजह से आपके पास तक नहीं पहुंच पा रही है। पहला नैरेटिव। दूसरा ये था कि अगर आप देखेंगे तो पूरा चुनाव जो है, मैं लगभग 8 से 10 ज़िले या उससे ज़्यादा हो सकता है घूम चुका हूँ। नाम मैं तुरंत नहीं रिकॉल कर पाऊँगा सारे। हर जगह आप देखेंगे तो चुनाव में मुद्दा नहीं है कुछ। अगर आप, जैसा मैंने बताया कि ये सिर्फ एक तरफ से छोड़ा गया नैरेटिव है। दीदी के पास विकास की बातें नहीं हैं, मोदी के पास भी विकास की बातें नहीं हैं। दोनों तरफ से अगर आप देखेंगे तो पूरा जो चुनाव हो वो कम्युनल है। मतलब कौन कितना ज़्यादा हिंदू है और कौन कितना कम मुस्लिम है, पूरा चुनाव इस पर फोकस है। और बड़ी बात यह है क्योंकि मैं नंदीग्राम, हल्दिया, पुरलिया हो गया, बांकुड़ा हो गया, झारग्राम, उस तरफ के अगर आप मुर्शिदाबाद की बात करें, मालदा की बात करें, कोलकाता, साउथ 24 परगना, तमाम ऐसे ज़िले हैं। हर जगह मैं घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ। सबसे बड़ी बात जो है, सबसे ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे है कि विकास कोई मुद्दा नहीं यहाँ के लोगों के लिए, या ऐसा नैरेटिव सेट किया गया है। सबसे ज़्यादा फोकस इसी बात पे है कि कौन ज़्यादा हिंदू है। कल अगर आप शुभेंदु अधिकारी का जो बातचीत है न्यूज़ चैनलों से वो सुनेंगे तो उसमें वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि ममता दीदी को सही से चंडी पाठ करना नहीं आता है, लेकिन कलमा सही पढ़ लेती हैं। ये एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि कलमा मतलब मुस्लिमों के साथ वो ज़्यादा हैं और हिंदुओं के साथ कम हैं। और शाम में उसका काउंटर आता है ममता बनर्जी की तरफ से। वो कहती है कि मेरा गोत्र पूछा जा रहा था, मैंने अभी तक नहीं बताया, लेकिन मैं बता रही हूँ, मेरा गोत्र शांडिल्य है। तो आप समझिए पूरा चुनाव किस मुद्दे पर है। सबसे बड़ी बात यही है कि मुद्दा यहाँ पर नहीं है, कम्युनल चुनाव है, एक तरफा चुनाव है, जिसमें अगर आप सिर्फ मुद्दे के नाम पर हिंदू या मुस्लिम दो धड़े हैं यहाँ पर। विकास जो मैंने कहा कि वो बिल्कुल नहीं है, उसकी बात बिल्कुल हो भी नहीं रही है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में जिस तरीके से एक अस्मिता की बात हम लोग देखते सुनते आ रहे हैं, इस बीच मुझे लगता है कि अधिक मजबूती से वो बात उभर कर के आ रही है। बिल्कुल। उसमें यूपी का और बिहार का होना, हालांकि यूपी बिहार बहुत हद तक बंगाल में पगा हुआ है क्योंकि यहाँ का जो लेबर फोर्स है वो यूपी बिहार से आ रहा है। तो इस बीच ऐसा लग रहा है कि यूपी बिहार को लेकर के भी एक अंडर करेंट टाइप की सी चीज़ क्या आपको दिखाई पड़ी है? क्योंकि यहाँ बहुत चलते चलते हम कई एक जगह पर जब मूल पूछते हैं उन बंगालीज का, वो बोल रहे हैं कि हम यहाँ पैदा हुए मगर हम आजमगढ़ के रहने वाले हैं। कोई कहता है कि हम बिहार में बक्सर के रहने वाले हैं। इस तरीके की चीज़ें मुझे मिली हैं। आदर्श, आपको ये जो सारी चीज़ें हैं और इसमें प्रशांत किशोर जैसे लोग अब जो कि ममता बनर्जी के साथ काम कर रहे हैं, पहले वो बीजेपी और तमाम पार्टीज के साथ काम कर रहे थे, कर चुके हैं, तो उनका क्या उस लेवल पर क्या देख रहे हैं आप? देखिए, अब सबसे पहले हमें समझना होगा, बंगाल
बिहार से भी और झारखंड से भी, जो पहले बिहार का ही हिस्सा था, उसके कई ज़िले हैं जो बिहार और झारखंड से जुड़े हुए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ना सिर्फ इन ज़िलों के जुड़े होने की वजह से बिहार और झारखंड के बहुत सारे वोटर बंगाल में हैं, रोजी रोटी की तलाश में भी, और पहले से भी आके बसे हुए हैं। इससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो माइग्रेंट्स हर राज्य में हैं। बिहार में भी यूपी वाला होगा, यूपी में बंगाल वाला होगा। उसी तरीके से यूपी और बिहार के ज़्यादातर लोग, मतलब बहुत सारे लोग बंगाल में मौजूद हैं और लंबे समय, जैसा कि आपने बताया, वो मौजूद हैं। अब इस बीच में क्या हुआ कि बंगाली अस्मिता, जैसा आपने कहा, बंगाली अस्मिता पे लगातार चर्चा हो रही है कि हम बंगाल के हैं, बंगाल के भूमिपुत्र हैं, हम शेर हैं। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है शुभेंदु अधिकारी बंगाल के भूमिपुत्र हैं। ये कोशिश की जा रही दिखाने की कि हम बंगाल से हैं, बंगाल ही हमारा सब कुछ है। ममता बनर्जी लगातार, आपने भी बताया, कि बंगाली अस्मिता की बात कर रही हैं। लेकिन इन सब के बीच में एक और बात है, दोनों तरफ से गालियाँ भी दी जा रही हैं। ज़्यादातर मैं इसको, क्योंकि मैंने कई रैलियाँ ममता बनर्जी की कवर की हैं, तो ज़्यादातर टीएमसी की तरफ से ममता बनर्जी लगातार कहती हैं कि यूपी और बिहार से गुंडे भर कर ले आ रहे हैं बीजेपी वाले। ये बड़ा शब्द है और इससे नुकसान होगा टीएमसी को। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जैसे आपने बताया कि उनकी पीढ़ियों से पहले वो लोग यूपी या बिहार के थे, लेकिन अब आकर यहाँ पर रह रहे हैं, वो यहाँ के वोटर हैं। अगर आप उनके मूल को गाली देंगे, गुंडे बोलेंगे, तो ये गलत है। जैसे अगर आप यूपी में चुनाव हो रहा है, यूपी के चुनाव में अगर आप ये कहेंगे कि भाई बंगाल का जो रहने वाला है वो चोर है यहाँ पे, तो गलत है। वो अगर वोटर है वहाँ का तो आपके अगेंस्ट में काम करेगा, तो ये नुकसान भी ममता बनर्जी को होगा। इसमें एक चीज़ और समझनी है आदर्श साहब से कि बीजेपी बनाम टीएमसी, टीएमसी बनाम बीजेपी की बात हो रही है। एक मोर्चा और है जो लेफ्ट है, कांग्रेस है, अब आईएसएफ भी उसके साथ है। उस मोर्चे को लेकर के जो सोशल मीडिया है उस अलग तरीके से रिएक्ट कर रहा है। वो भी जो बंगाल से बाहर का जो सोशल मीडिया है, ऐसा लग रहा है कि वहाँ उनके लिए चुनाव हो रहा है, उनके कंटेस्टेंट्स लड़ रहे हैं या प्रभावी हैं। आप जब पूरे बंगाल में घूम रहे हैं तो उनको किस तरीके से देख रहे हैं, कैसा पा रहे हैं? क्या वो कहीं भी लड़ाई में हैं, आपको दिखे हैं? हमें तो अभी पोस्टर बैनर्स के हिसाब से या तमाम चीज़ों के हिसाब से वैसी मजबूती से उनकी दखल नहीं दिखाई पड़ रही। देखिए, ये समझना होगा कि 10 साल पहले लेफ्ट की सरकार थी, मजबूत सरकार थी यहाँ पर, और 10 साल के बाद, मतलब इन 10 सालों में टीएमसी की सरकार है। इस 10 साल में टीएमसी का कोई कंटेंडर नहीं था, कोई लड़ाई उनसे नहीं थी किसी की, और बीजेपी तो दूर दूर तक कहीं नहीं थी। अगर कोई लड़ाई करने वाला था तो लेफ्ट था, बीजेपी दूर दूर तक कहीं नहीं थी इसमें। मैं मोदी की, अमित शाह की, ममता बनर्जी की, अभिषेक बनर्जी की, लेफ्ट के कुछ एक लोगों की, बहुत ज़्यादा लोगों की नहीं, रैलियां लगभग कवर की हैं और कई रैलियां कवर की हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी या बीजेपी या टीएमसी के जो नेता हैं, ममता बनर्जी तक, उनकी रैलियों में ठीक ठाक भीड़ हो रही है, मतलब संतोषजनक कहेंगे। लेफ्ट की अगर आप ब्रिगेड मैदान की रैली को छोड़ दें, जो पहली और मेरे ख्याल से आखिरी रैली पूरे चुनाव की, उसको अगर छोड़ दें आप, तो आपको कहीं भीड़ नज़र नहीं आएगी। दूसरी एक और चीज़ है, लोगों में उत्साह होता है। जैसे कोई मतदाता होता है या कोई पार्टी है तो उसका एक काडर होता है, वो काडर उसके लिए काम करता है, वो गली गली में पोस्टर बैनर लगाता है, वो उसी उत्साह के साथ झंडे बैनर पोस्टर लेकर रैलियों में जाता है, सभाओं में जाता है, प्रचार करता है। वो उत्साह लेफ्ट या जो संगठन आईएसएफ है, कांग्रेस है, लेफ्ट का जो संगठन बनाया गया, थर्ड फ्रंट जिसे कह रहे हैं हम, उसमें वो नहीं है। मैंने नंदीग्राम से जो चुनाव लड़ रही हैं लेफ्ट के उम्मीदवार हैं, उनकी भी कई रैलियां देखी हैं। आप यकीन मानिए, जो यूपी या बिहार में ब्लॉक स्तर का जो नेता होता है और वो जो ब्लॉक स्तर पर जो सभाएं करता है, उससे भी कम भीड़ इनकी रैलियों में आ रही है। और ये परिवर्तन एक दिन में नहीं हुआ है। आप सोचिए, 10 साल पहले जिसकी शासन, जिसकी सत्ता यहाँ पर थी और लंबे समय से थी, मजबूत सरकार थी, आज ये हाल है कि उनकी रैलियों में भीड़ नहीं आ रही है। इसका भी कारण ये है कि उसके जो मेन वोटर का बेस था उनका ज़्यादातर टीएमसी में शिफ्ट हो गया है। जो बचा खुचा वोटर था वो, जैसे मैंने पहले मुद्दे बताए, हिंदू वर्सेस मुस्लिम और साथ ही साथ बंगाल या नॉन बंगाल का, तो वो उसमें शिफ्ट हो गया है। तो जो उसका बेस वोट था ना, जिसके हम कहते हैं कि लेफ्ट के जो मजबूत लोग थे, वो सब शिफ्ट हो चुके हैं। अब गिने चुने लोग बचे हैं जो आइडियोलॉजिकली या कहीं से जुड़े हुए हैं, इस तरीके से जो हट नहीं पा रहे हैं, वही लोग बचे हुए हैं। और सबसे बड़ा नुकसान यही है कि बीजेपी और टीएमसी के बीच में लड़ाई हो रही है, कोई तीसरा इसमें टक्कर देने वाला है ही नहीं। जैसे इसमें मैं एक चीज़ और पूछूंगा, बिहार यूपी से हम दोनों लोग ताल्लुक़ रखते हैं। बिहार यूपी की जब भी बातचीत होती है तो अस्मिता के साथ साथ एक जातीय गुणागणित की बहुत बातचीत होती है। बंगाल में संभवतः वैसी नहीं दिख रही चीज़ें, मगर अस्मिता तो आ गई है बीच में। दूसरी चीज़ कि यहाँ
जो हमने ओवैसी की भी एक सभा देखी, ओवैसी भी रिप्रेजेंटेशन की बात कह रहे हैं, जो जातीय गुणागणित की बात कह रहे हैं साथ ही साथ, तो उसमें आपको ऐसा नहीं लगता कि जो एक दूसरे तबके हैं जिसको बीजेपी अपने तरीके से उनको अपने फोल्ड में लाने की कोशिश कर रही है, ये कोई बड़ी भूमिका अदा कर पाएंगे? क्योंकि अभी तक जो भी पॉलिटिक्स रही है, चाहे वो टीएमसी की या इससे पहले सीपीएम की, जो कहा जाता है कि बंगाली भद्रलोक की पॉलिटिक्स, बंगाली अपर कास्ट की पॉलिटिक्स जो कलकत्ता में सेंट्रलाइज रही है, उससे कुछ टूट फूट हो रही है बंगाल की राजनीति में? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा। नाम इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि दोनों टीएमसी और बीजेपी की खास तौर पर हम बात कर रहे हैं, तो दोनों पार्टियों में जो अपर क्लास है उसका रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा है। अब आप बीजेपी या टीएमसी दोनों ही पार्टियों के बड़े पद देख लीजिए, जिसको अगर आप भविष्य में ममता बनर्जी मान लीजिए, टीएमसी की तो कैंडिडेट हैं ही मुख्यमंत्री की, बीजेपी में आप देख लीजिए जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार लोग हैं जिनका नाम आ सकता है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, वो सब किस क्लास के हैं, किस कास्ट के हैं? उसमें आपको कोई वैसा तबका नहीं दिखेगा जिसकी हम बात कर रहे हैं या जिसको लगातार बड़े मंच से बड़े नेता साधने की कोशिश करते रहते हैं। तो वो रिप्रेजेंटेशन तो बिल्कुल नहीं है, वो देखना होगा, और क्यों नहीं है वो भी समझना होगा। क्योंकि देखिए 294 सीटें हैं और टीएमसी की मैं बात कर लेता हूँ, पिछली बार कितनी मुस्लिम लोगों को वोट टिकट दिया था, इस बार कितने मुस्लिम लोगों को वो टिकट दिया है उन लोगों ने। तो ये डर कहाँ से आया और क्यों आया, या अगर वो नंबर्स कम हुए तो क्यों कम हुए, उसके पीछे का क्या कारण था? क्या हिंदू वर्सेस मुस्लिम का जो नैरेटिव सेट किया गया था उस पर वो लोग हो गए थे? तो वो देखने वाली बात है, समझने वाली बात है। तो इसमें ओवैसी, जैसे बिहार के चुनाव में हम लोगों ने देखा ओवैसी आए और उनको 5 सीटें मिली, कुछ एक ठीक ठाक फैक्टर बन करके उभरे, यहाँ भी आए थे। अभी मुर्शिदाबाद मालदा आप बता रहे थे, मुर्शिदाबाद में ही जाकर के उन्होंने अपनी पहली रैली की, पहला जलसा किया, और वो भी साथ आने की बात कह रहे थे ममता बनर्जी से भी। उसमें एक आईएसएफ जो बाद में बन गया एक तरीके से पीरजादा वाला, तो उसमें वो उसके साथ भी गए थे बात करने, मगर वो बात बन नहीं पाई। ओवैसी को ऐसे किसी भी तरीके से आप एक फैक्टर बनते हुए देख रहे हैं, या मुस्लिम्स के बीच में जो एक रिप्रेजेंटेशन का पूरा मसला है, जिस मसले को अपने तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज ने डिसॉल्व भी किया है, टीएमसी ने भी कम टिकटें दी हैं इस बार, भले ही वो बीजेपी को काउंटर करने की बात कह रही हूँ, मगर उसमें रिप्रेजेंटेशन वाला पूरा मसला तो है जुड़ा हुआ। देखिए, ये बड़ा सवाल पूछा आपने ओवैसी के बारे में। ओवैसी की जो छवि है या जो बनाई गई है वो बंगाल में काम नहीं कर रही है। जिस समय ओवैसी का नाम चल रहा था और ये थर्ड फ्रंट बन रहा था, उस समय भी मैं बंगाल में था और मैंने उस समय भी मुस्लिम समुदाय से बात की थी, समझा था कि क्या ओवैसी के आने से जो थर्ड फ्रंट है उसको नुकसान होगा, पीरजादा अब्बास को नुकसान होगा, या किसी और को, मतलब आप देखते हैं कि कोई चौथा फ्रंट भी बन सकता है ओवैसी के आने से। यहाँ के जो मुसलमान हैं वो बड़े समझदार हैं, मैं ये कहूँगा, और उन्होंने ये कहा कि ओवैसी के आने से यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और मैं उनकी हकीकत जानता हूँ, हम उनकी हकीकत जानते हैं, वो किसके लिए काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, इस पर बड़ा खुलकर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बोला। और वो कहा कि ओवैसी हमारे लिए फैक्टर नहीं है, और अगर वो इतने अच्छे हैं, इतना बेहतर उनका नेतृत्व है, तो यूपी में चुनाव हुआ था, वहाँ क्यों नहीं जीत गए वो? बंगाल में भी, माफ़ कीजिएगा, महाराष्ट्र में भी वो गए थे, बाकी राज्यों में भी जा रहे हैं, वहाँ क्यों नहीं जीत रहे हैं? तो क्या हम मुस्लिम हैं और वो मुस्लिमों के एक नेता माने गए हैं तो उसके लिए हम वोट दे देंगे? हमारे बीच का जो है हम उसे वोट देंगे? तो ये फैक्टर तो है, ओवैसी यहाँ पे कोई फैक्टर नहीं है। बिल्कुल। अंत में इसके अतिरिक्त कुछ और ऐसा है जो आपको घूमते फिरते यहाँ अलग दिखा हो और आप हमारे दर्शकों से उस चीज़ को साझा कर रहे हो, कोई एक्सपीरियंस? एक चीज़ है, जैसे हम यूपी और बिहार में अगर हम चुनाव कवर करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, वहाँ पे वोटर बहुत वोकल है। क्यों वोकल है, मैं उसका भी कारण बता देता हूँ। वहाँ पे इस बात का डर नहीं है कि मान लीजिए मैं यूपी से हूँ, मैं कहूँ कि अगर मैं सपा का समर्थन करता हूँ या बीजेपी का समर्थन करता हूँ, तो मैं कोई मेरा इंटरव्यू लेने आएगा तो मैं उससे खुलकर बोलूँगा कि देखिए मैं सपा का समर्थन करता हूँ या बीजेपी का समर्थन करता हूँ। यहाँ पे वो दिक्कत है, यहाँ पे वोटर जो है वो बिल्कुल खुल के नहीं बोलता है। उसको ये डर लगा रहता है कि अगर ये बीजेपी वाला होगा, टीएमसी के बारे में बोला तो वो आके मारेगा, और टीएमसी वाला है बीजेपी के बारे में बोला तो भी मारेगा। वोटर बहुत डरा हुआ है, और ये डर कैसे पैदा हुआ है, क्यों पैदा हुआ है, मैं इस पे नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं बंगाल में बहुत ज़्यादा दिन नहीं हूँ। जुम्मा मुझे 1.5-2 महीने हो रहे हैं। चुप्पा वोटर जो है, जो चुप रह रहा है, वो कुछ बड़ा खेल करने वाला है, आपको इस बात का अंदेशा है? मैं इसी पे कह रहा हूँ। देखिए, अगर आप मुझसे 1 महीने पहले पूछते कि मोटा मोटी अंदाज़ा
कि बीजेपी को कितनी सीटें आ रही हैं, तो मैं कहता 80 से 100 सीटें आ रही हैं। लेकिन ये जो छुपा वोटर है जिससे मैं बात कर रहा हूँ, और मैं ये बता के बात कर रहा हूँ कि देखिए मैं किसी पार्टी के समर्थक नहीं हूँ, मैं पत्रकार हूँ और बाहर से आया हूँ, समझना चाहता हूँ कि आपके मन में क्या चल रहा है। जब वो इस बात से निश्चिंत हो जाता है कि मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं, उससे कोई खतरा नहीं है मुझसे, तब वोटर खुल के बोलते हैं। और ये जो छुपा वोटर है, ये डर का कारण 10 साल का शासन रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इससे पहले का शासन बड़ा अच्छा था या आने वाला हो सकता है ज़्यादा अच्छा हो जाए, ऐसा मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि इससे पहले का जो शासन था उसने डर का ऐसा माहौल पैदा किया है कि वोटर बोलने से डर रहा है, और ये जो डरने वाला वोटर है ये जाहिर तौर पर नुकसान करेगा सत्ताधारी पार्टी में। बिल्कुल, तो यही एक बात हम बंगाल की खाड़ी दीघा में आए हुए हैं हम, और यहाँ से आदर्श के साथ बात करके उन तमाम चीज़ों को हमने जानने की कोशिश की, साथ ही साथ आपको समंदर भी दिखा दिया यहाँ से। जब हम बंगाल में चले ही आए हैं तो द बिहार मेल के लिए मैं विष्णु नारायण, बहुत धन्यवाद।